जो हमने एक्सपेक्ट की थी 50 या 55 एप्लीकेशंस आएगी, तो उस मोमेंटम को मेंटेन करने में आज का ये बजट की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में सेमीकंडक्टर का मिशन का सेकंड वर्जन सेमिकॉन 2.0, जिस तरीके से सेमिकॉन 1.0 ने भारत में एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री, फाउंडेशनल इंडस्ट्री एक नई बनाई है, और जिस तेजी से इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उसी मोमेंटम को मेंटेन करते हुए सेमिकॉन 2.0, जिसमें बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा जो मशीनें यूज़ होती है सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने में, उन मशीनों को भारत में डिज़ाइन करें, भारत में मैन्युफैक्चर करें, और साथ ही साथ जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में, उन मटेरियल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करें, और डिज़ाइन का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बने, और टैलेंट के लिए जो काम अभी तक हुआ है उसको और भी बेहतर बनाए। तीसरा, मेटी में बड़ा अनाउंसमेंट है आईटी सर्विसेज के लिए। हम सब जानते हैं आईटी सर्विसेज आज भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टेड सर्विस आइटम है। 220 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स हैं। इसके लिए बहुत सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर, एक्सेलरेटेड एपीए, एक प्री डिफाइंड मार्जिन 15.5% का थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना, कई तरह के जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस थे, वो सारे सिंप्लीफिकेशन आज इसमें किए गए हैं। और फोर्थ मेटी से रिलेटेड पॉइंट है, वो है डेटा सेंटर्स का, एआई डेटा सेंटर्स का। जैसा हम सब जानते हैं, एआई के आर्किटेक्चर में 5 लेयर्स होते हैं। उसमें जो इंफ्रा लेयर है, इंफ्रा लेयर में डेटा सेंटर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और ऑलरेडी $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में जिस पे काम चालू हो चुका है, और 90 बिलियन के आसपास का टोटल अनाउंसमेंट है। और आज जो डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे अनाउंस हुई है, उससे भारत एआई का सबसे बड़े हब बनने वाली अपॉर्चुनिटी में शामिल होता है। और भारत में टैलेंट वैसे भी दुनिया में सेकंड नंबर पे है, और वैसे भी भारत एआई के टॉप 3 कंट्रीज में है। आज के इस अनाउंसमेंट से और आईटी सर्विसेज के सिंप्लीफिकेशन से भारत की आईटी सर्विसेज दुनिया भर में हर कॉरपोरेशन को, हर एंटरप्राइज को, सभी को मैक्सिमम सर्विसेज भारत, एआई बेस्ड सर्विसेज भारत से ही प्रोवाइड होगी। तो मेटी से रिलेटेड ये 4 बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। दूसरा, आईएनबी मिनिस्ट्री से बड़ा अनाउंसमेंट है ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड। हम सब जानते हैं पिछले साल वेव्स में एक नया पैमाना खड़ा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के सामने। क्रिएटर्स इकोनॉमी का एक ऐसा नया एग्जाम्पल सेट किया, और आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, जो आईआईटी, आईआईएम, एम्स की तर्ज पे बन रही है, उसको स्थापित किया पहला कैंपस मुंबई में। तो अब आईआईसीटी को जोड़ा जाएगा 15,000 हाई स्कूल्स के साथ और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर्स लैब। जैसा आपने देखा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब बनी, सेमीकंडक्टर में 315 यूनिवर्सिटीज़ में ईडीए टूल सेमीकंडक्टर लैब बने। वैसे ही अब क्रिएटर्स इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी में 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब्स बनेंगी। इससे 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर हम मेटी का एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट देखें, मेटी में आईटी में और जीसीसी में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मिला के करीब करीब 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है। आज के अनाउंसमेंट से ये 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, सब्सटैंशियली बढ़ेगा, और ऑरेंज इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब मैं आता हूं तीसरा, रेलवे पे। रेलवे का बजटरी सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। टोटल कैपेक्स 2,93,000 करोड़ रुपीस का है। आप सब जानते हैं कि सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। 1,20,000 करोड़ सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो पास्ट परफॉर्मेंस हुई है, करीब 95% सेफ्टी इंप्रूव हुई है, 95% एक्सीडेंट्स रिड्यूस हुए हैं। अब उसमें और ज़्यादा फोकस करके मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस,
लोको मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, कवच का रैपिड इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमराज लगाना, ओएचई जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल है उसको अपग्रेड करना, स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन करना, इन सब पे और ज़्यादा फोकस देकर सेफ्टी को और इम्प्रूव किया जाएगा, कस्टमर केयर को, कस्टमर फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव किया जाएगा। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स आज बजट में अनाउंस हुए हैं। अहमदाबाद और मुंबई का हाई स्पीड कॉरिडोर की जो प्रोग्रेस है, सारी दुनिया आज उसको नोटिस कर रही है, इतनी तेजी से काम चल रहा है और जिस क्वालिटी का काम चल रहा है, उसके बाद में आज ये जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी यूटी, इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा। चेन्नई बेंगलुरु ट्रैवल 1 घंटे 13 मिनट की रह जाएगी, मात्र 1 घंटे 13 मिनट। बेंगलुरु हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये तीनों बड़ी इकोनॉमीज हैं, बहुत बड़े शहर हैं और आईटी टेक्नोलॉजी के बड़े हब्स हैं। इस डायमंड से, हाई स्पीड डायमंड बनाने से एक मेजर ग्रोथ का मल्टीप्लायर साउथ इंडियन स्टेट्स में आएगा, जो कि देश के लिए अच्छा है, साउथ इंडियन स्टेट्स के रहने वाले सभी निवासियों के लिए बहुत अच्छा है। फिर अभी मुंबई से अहमदाबाद का कॉरिडोर बन रहा है, नेक्स्ट मुंबई से पुणे का कॉरिडोर बनेगा। मुंबई पुणे कॉरिडोर से मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ 48 मिनट्स में मुंबई से पुणे पहुंच सकते हैं, ओनली 48 मिनट्स। तो इससे मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली मर्ज हो जाएंगे और आगे फिर पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट में, 1 आवर 55 मिनट्स में, यानी अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और आगे नीचे चेन्नई और बेंगलोर से कनेक्टिविटी। ये देश के लिए और यहाँ इन सभी राज्यों में रहने वाले निवासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर, और दिल्ली से वाराणसी मात्र 3 घंटे 50 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे। और आगे वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है, वहां पर मात्र 2 घंटे 55 मिनट में वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी पहुंच पाएंगे। यानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इस पूरे बेल्ट में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरह के काम के लिए आना जाना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत मल्टीप्लाई होगी, बहुत बड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा। करीब ये 4000 किलोमीटर के 7 नए कॉरिडोर्स हैं और करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में आएगा। और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। हम सब जानते हैं वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और उसमें ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए। 400 ट्रेन पर डे इन कॉरिडोर्स में ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है। और बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाला, बंगाल में दांकुनी से जोड़कर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में सूरत में टर्मिनेट होगा ये, और सूरत में वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे कि कोई भी इंडस्ट्री सामान अपना वेस्ट कोस्ट के किसी भी पोर्ट पे भेजना चाहे, चाहे गुजरात के पोर्ट्स हो चाहे महाराष्ट्र के पोर्ट्स हो, वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। तो एक तरीके से ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर और ये ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ये 2052 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स मिलकर रेलवे की एक टोटली नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई एनर्जी देंगे। और देश में तेजी से वंदे भारत स्लीपर्स, वंदे भारत चेयर कार्ड्स, अमृत भारत, नमो भारत, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग तेजी से हो रहा है। वैगन्स का इंडक्शन रिकॉर्ड लेवल पे है और ट्रैक्स रिकॉर्ड लेवल पे बन रहे हैं। 35,000 किलोमीटर्स ट्रैक्स बन चुके हैं, 47,000 किलोमीटर्स इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इन 10 वर्षों में। इलेक्ट्रिफिकेशन 99.5% से ऊपर पहुंच चुका है।
तो ओवरऑल देश में एनवायरमेंटल बेनिफिट को अगर देखें हम तो रेलवे 95% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर्ड टू हाईवे होता है, इसीलिए ये बड़ा फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे के डेवलपमेंट पे। मैं इन तीनों पॉइंट्स पे, तीनों मिनिस्ट्रीज के बेसिक पॉइंट्स, फंडामेंटल पॉइंट्स आपके सामने रखे। आप कहना चाहिए? तो क्वेश्चंस लेते हैं फिर हम, और क्वेश्चंस का पैटर्न वही रखेंगे, एक तरफ से चालू करते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके चालू करते हैं। फर्स्ट रो में तो ऑफिसर्स बैठे, सेकंड रो अश्मित। कोई बात नहीं, यू आर ऑडिबल। So there's a big push that the government has sought to give as far as the data center capacity is concerned. Towards that end, tax holiday is something I'm sure the industry will welcome. What I want to ask is that there was also a reference made to nuclear power. You've talked about that in the past as well. If you could elaborate the tax benefit that has been given, customs duty waiver for inputs required for nuclear power. What support do you see that lending to the data infrastructure that we're looking to build? Nuclear power basically will feed into the fifth layer, the energy layer of AI architecture. And it's very important that we have nuclear power, because nuclear power will provide the base load clean power which is required for long-term sustenance of the AI economy. And for that, today many reforms, many simplifications have been announced, and this will really help us bring that new energy which is required for the large number. We are expecting maybe even $200 billion of investment in data centers. Already, as I said, $90 billion is already announced, $70 billion is already getting into construction. So with this announcement and with the simultaneous announcement on nuclear power, this will be a very big journey which will create, and we are seeing a lot of interest from AI server manufacturers who would now like to manufacture AI servers in India. We are also seeing a lot of interest in doing the ATMP for the AI chips in India. And in future, we'll definitely be looking at having our own AI chips. So this way, all the 5 layers, the services layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer, all of them get covered because of these announcements. So, Ohik from Money Control. So, just in the METI's budget document, there was not mention of the mobile manufacturing PLI. Just wanted to know the future roadmap for this PLI scheme. Well, we are talking to the industry. Once things are finalized, we'll share. Okay, sir. Thank you. Sir, this is Somnath from Sangbad Pratibhin newspaper Bengal. सर, जैसा कि सामने ही इलेक्शंस होने जा रहा है और सबको कुछ एक्सपेक्टेशंस था कि पोल बाउंड स्टेट्स के थोड़ा ज्यादा कुछ मिल सकता है, तो बंगाल के लिए इससे जो अभी बताया गया इसके अलावा और कुछ है क्या? और दूसरा चीज ये है सर, ये जो नया वंदे भारत स्लीपर जो चलना चालू हुआ है, इसमें एक सवाल ऐसा आ रहा है कि इसमें खाली वेज फूड ही मिल रहा है, नहीं नॉनवेज भी मिलने वाला है, पर आप बजट पे रखो अपने क्वेश्चंस को। कल मैं बंगाल के सभी जर्नलिस्ट का अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा जब रेलवे का बजट वहां पे प्रस्तुत हो जाएगा, उसके बाद में। वैसे भी 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आज बंगाल को रहे हैं, एक तो हाई स्पीड कॉरिडोर है, दूसरा फ्रेट कॉरिडोर। फर्स्ट रो में और कोई नहीं, नेक्स्ट रो, हाँ नेक्स्ट रो, इसमें पहले इस रो में सेकंड रो बिल्कुल एकदम लॉजिकली चलो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। Hi sir, this is Shubhan from the Economic Times. Because we are talking about the data centers in such details, if you can give some details as to what exactly this new tax holiday will entail, and should we now expect a national data center policy, a revamped one? This is bigger than national data center policy, right? This is a very major announcement, as I've said right in the beginning, and this will bring huge amount of investment. This will create a lot of multiplier impact. This will create the infra which is required for our services layer, services industry, to be able to provide those services to the world. So this is a very, very major thing, and this will bring in investment. This will create demand for so many other activities which are connected with the data center. As I said, AI server manufacturers want to set up their plants in India now. Chip manufacturers want to have some
value add done in India, and in future the chips also can be fabricated in India. So all those things are definitely going to be the outcome of this. Thank you, sir. Sir, Ashish from Business Standard. First of all, congratulations on the budget. The budget also mentions an outlay of 1,000 crore for ISM 2.0. So if you could give some color on what will be the money spent on. I know that the project is yet to be announced, but some color on what kind of projects would you like to see? ISM 2 will have huge focus on equipment which are used for manufacturing semiconductors. Second, materials which are used for manufacturing semiconductors. Third, the design ecosystem. Fourth, creating very strong capabilities in 6 major activities. One is RF, second is compute, third is memory, fourth is network management, fifth is the controllers. So basically we have identified 6 systems which can be used to design any electronics system going forward. So can we have complete chipsets for that entire, for these subsystems? Once we have that, then we can use that for every major manufacturing that we require. For example, in the strategic sector, in transportation sector, electric vehicles, consumer electronics. So everywhere we can use a combination of these 6 systems. So we'll be putting a huge focus on that. Then the design system, the design ecosystem, as we have said earlier, we would like to have 50 major design companies, startups come up in a country, and of course one of them or 2 of them will become Qualcomms of the world or AMD or Intels of the world. Yes. This row wise, go row wise. Shivaji, you manage for. Sir, Kerala has a strong expectation on high-speed corridor, but it is not in the budget. And East Region is going to start an office from tomorrow for a new rail corridor project. And what we expect from the next days? Kerala, there are so many projects which are already announced, and we are taking up that. We need to have support from the state government. So tomorrow when I do the press conference of regions, I'll announce it. सर नमस्ते, सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। ये बजट के लिए पहले बधाई आपको, और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बजट आज आया है, ये ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में आम पब्लिक को इससे कैसे लाभ मिल रहा है, कुछ बता पाएंगे इस बारे में? कांग्रेस के टाइम में मात्र 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता था, छूट मिलती थी। मोदी जी ने 12 लाख रुपए की छूट दी है। तो ये बहुत बड़ी आम जनता को, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत बड़ी छूट, बहुत बड़ा बेनिफिट। जीएसटी का भी बेनिफिट दिया है, और जीएसटी और इनकम टैक्स का मिला के दोनों ही हमारे हर मध्यम वर्गीय परिवार और हर लो इनकम परिवार के लिए बेनिफिट्स है। नेक्स्ट आगे बढ़े। सर, टैक्स हॉलिडे के बारे में थोड़ा अगर इफ यू कैन शेयर सम डिटेल्स, व्हाट एग्जैक्टली, आई मीन व्हाट ऑल अभी डिटेल्स आएंगे ना बजट डॉक्यूमेंट के बाद। एंड द अदर थिंग इज सर, बेसिकली गिविंग देम सच अ लॉन्ग टेन्योर tax jobs. Listen, for the 5th industrial revolution, for the AI economy, what is the most important point that you require if you want to have a major presence in this economy? We need to have the AI infra within our country accessible to our IT industry so that they can provide services to the entire world. That is why this huge focus on making sure that our AI infra layer becomes a very prominent layer in the entire AI stack. That's the primary thought process in having such important announcement for AI data centers. Secondly, once you have the AI data centers, then the manufacturing ecosystem for chips, for AI data servers, for all the components which go in setting up the data centers, that also gets a multiplier impact. Third, the talent that we have, we are the 2nd largest talent pool in the world. That talent pool can be utilized best if the infra is available. So look at the entire picture, look at the whole picture.
I'll come to the point about energy consumption, resource consumption. A lot of innovations are happening. Just recently I met with a startup which is able to reduce energy consumption 35%. Then there is one startup which is working on a very micro nuclear power generator, which basically sits on a rack. So every rack can have a micro nuclear generator, is the claim made by that startup. All those innovations are happening today. Let India take the benefit of those innovations. That's the thought process. Hi sir, this is Dhruv from Business Standard. I have two questions. I hope you won't mind me asking one by one. First is that on the high-speed rail, congratulations on getting that proposal through. A lot of the groundwork has already been done in terms of the background work has already been done on some of these corridors. So what can you update us in terms of the cost, funding partners, and how much of indigenization will happen? And also the idea that the first rail corridor went through a very lengthy multilateral funding route, and that has been an experience. So in that context, will these corridors be indigenously funded? Will there be multilateral funding involved? And what is the kind of timeline and cost that we can expect from these 7 corridors? Another 3-4 months, we'll come out with a proper, complete, detailed plan on all these. What's important is our country has really gone up the learning curve in the first corridor. Today, our engineers understand the entire technology, the civil construction, track construction, OHE construction, station construction, the wheel-rail interaction, those dynamics, the signaling system's importance in this, all those things, the rolling stock, special parameters, how it's so important to have absolutely airtight manufacturing and design, so that when the vacuum gets created, that layer of vacuum gets created around the moving train, all those factors are today well understood and well absorbed by our teams. And that's a very big thing. That's a very, very significant change which has happened because of the first corridor. And we have to build upon that experience. We have to build upon that learning which has happened in our country, and the indigenization which has already happened in a very significant way in our country. There are people who are part of the construction teams who initially imported some of the items, and now they have become exporters. People in Baroda, people in Rajkot, people in Coimbatore, who have become exporters of those items because of their work, because of their good work on the first corridor. So that capability has got developed in our country, and that confidence is there. A lot of hard work, as you rightly noted, a lot of hard work has already gone into standardizing these corridors. What should be the standards? What should be the construction methodologies, technologies to be used in these? So that way, the learning curve is already behind us. So that way, we'll be able to take up these corridors at a much faster pace. And like in the first corridor, we'll be making them elevated so that there is least disruption to the people living on both sides of the corridor, and the movement of people, movement of cattle, movement of vehicles that can continue to remain undisrupted because of these. What's important is all these 7 corridors will bring about significant economic activity along the corridors. As we have seen in Japan, in South Korea, in Taiwan, in China, wherever the high-speed corridors have been built, the economic activity along the corridors significantly increases. So is there a likelihood we could go solo on any of these corridors? We'll come, as I said, after 3-4 months, we'll come up with a full. Right. And so the second question was on the revenue receipts. Just wanted to understand a bit on that. There was a downward revision in the revised estimates of both the passenger receipts and the goods receipts. And just wanted to understand, of course, you've mentioned in the past that a lot of work is ongoing right now, and that sometimes causes a temporary lull. So just wanted to understand what is the roadmap going forward in terms of revenue receipts, both in terms of passengers and freight as we revenue and freight, revenue both from passengers and freight is increasing substantially. As you know, we have already become the second largest freight carrier in the world at 1.6 billion tons. This year we are going to cross 1.65 billion tons, which places us very comfortably as the second number. There is no
third is now around 1.5. So that gap is now significantly increasing between second and third. And in terms of passenger, we are crossing this year about 730 crore passengers, and large number of special trains are being deployed to cater to the seasonal high demand periods. So that way, today railway is getting into a situation where we are able to meet those big peaks of demand which comes, and also the industry today is practically, you have seen the power sector, right? The thermal power sector, gone are those days when we had to see those news reports where 5 दिन का कोयला बचा है, 2 दिन का कोयला बचा है. Gone are those days, right? Every power plant has enough power, enough coal or enough raw material required for generating power, and we are in a position to meet any surge in demand of power. नमस्कार सर, कृष्ण शर्मा. 2 छोटे-छोटे सवाल हैं सर. एक सवाल की हाई स्पीड कॉरिडोर जो हम 7 बना रहे हैं, तो क्या ये साइमल्टेनियसली आएंगे या एक एक करके आएंगे? एक और दूसरा, ISM 2.0 की आपने बात की, तो नोड 2 और 3 के मामले में हम सेल्फ रिलायंट इंडिया कब तक हो जाएंगे? 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो इन 7 कॉरिडोर्स को तेजी से काम करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, एक साथ ही बढ़ाना पड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेंगे. इसमें इंडस्ट्री की भी कैपेसिटी बढ़ी है और टीम की भी कैपेसिटी बहुत बढ़ी है, लर्निंग बहुत हुई है. तो जैसा मैंने कहा आपको, देश में लर्निंग कर्व के ऊपर हम चढ़ चुके हैं ऑलरेडी और आगे तेजी से इसमें जाना है. मेनी ऑफ दोज डिफिकल्टीज आर बिहाइंड अस नाउ वी अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी, दिस प्रोजेक्ट वेरी वेल. तो अब आगे तेजी से इसमें बढ़ेंगे. सेमीकंडक्टर का आपने कहा ये 20 साल की जर्नी है टोटल. माननीय प्रधानमंत्री जी ने डे 1 से कहा था कि मल्टी ईयर मल्टी डेकेड प्लान इसमें बनाना है. इसीलिए सेमीकंडक्टर 1 का जो डिजाइन था, वो डिजाइन था कि इकोसिस्टम की स्टार्टिंग करना, कैसे इंडस्ट्री की शुरुआत हो. 2 की जो डिजाइन है वो इक्विपमेंट पे और मटेरियल्स पे और डिजाइन पे फोकस्ड है. 3 की डिजाइन और अलग होगी. तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वो हमारे देश में स्थापित हो जाए और कई कई वर्षों तक भारत को उसका बेनिफिट मिलता रहे. उसी थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं. Hello sir, this is Dibyendu from Vartaman Patrika. Actually sir, I have 2 questions. One is what about the operating ratio for this financial year? Numbers होंगे अकाउंट के, उसमें देख लेना ना. Okay, and the second one is sir, out of this 1,20,000 crores for the safety, how much will be spent for the Kavach implementation? Thank you sir. सारी डिटेल अकाउंटिंग आपको दे देंगे. आगे चलो. दो चीजें होती है, फाइनेंस और अकाउंटिंग. बजट, इकोनॉमी, डायरेक्शन, उस पे बात करो. हेलो सर, माय नेम इज दीपिका फ्रॉम डायनामाइट न्यूज. सर मेरा सवाल है कि यात्रियों की सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों की छूट को लेकर क्या प्रस्ताव है? यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े एफर्ट्स लिए गए. आप सब जानते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स में 95% के आसपास की कमी आई है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है. और जिस तरीके से फोकस है सेफ्टी पे, अगर देखें हम कांग्रेस के समय में सेफ्टी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था. 171 एक्सीडेंट साल के होते थे एवरेज यूपीए के 2004 से 2014 के पीरियड में. आज वो कम होकर 12 पे आ गया वो संख्या. मतलब इतना बड़ा एम्फेसिस दिया गया और अभी भी बहुत फोकस है. डेली डीजी सेफ्टी से मेरा पहला कॉल सुबह डीजी सेफ्टी के साथ होता है. तो लगातार फोकस है रूट कॉज में जाना, सिस्टम्स इंप्रूव करना, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना, हर तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी हो, चाहे प्रोसेसेस अपग्रेड करने हो, चाहे ट्रेनिंग का लेवल, चाहे स्किल का लेवल, इन सब पे बहुत बड़ा फोकस है. और दूसरी बात, करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पैसेंजर्स के खाते में जा रही है. ऑलरेडी करीब 60,000 करोड़ की सब्सिडी है. यानी अगर कॉस्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन की 100 रुपए कॉस्ट आती है, तो 100 रुपए कॉस्ट में हिसाब से 100 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए टिकट, लेकिन अभी टिकट 55 रुपए का है. यानी 45 रुपए की सब्सिडी
अभी भी दी जा रही है 100 रुपए में से 45% सब्सिडी दी जा रही है। आगे चले सर, मेरा दूसरा सवाल है कि सर आम नागरिक सर जो गर्मी के मौसम में होते हैं, आम नागरिक जनरल डिब्बे में से सफर करते तो काफी परेशान होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 17,000 नए जनरल डब्बे बन रहे हैं मैडम, 17,000। सर इसमें एसी कोच की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या आपको नहीं लगता सर? थोड़ा सा बजट उनके बाद थोड़ा बढ़ा दिया जाए, लेकिन समझ लो मैडम। फ्रॉम आउटलुक, sir, how will ISM 2.0 specifically support the need of strategic sectors like defense and मैंने कहा ना 6 डिफरेंट सिस्टम्स को डेवलप करेंगे, दे विल ऑल बी यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक एज वेल एज कमर्शियल सेक्टर्स। आगे चले जल्दी जल्दी, बहुत लोग हैं। हेलो सर, अनीता चौधरी सर। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेरीज है सर। 3 है। एक तो बुद्धा सर्किट, छोटे छोटे हैं। बुद्धा सर्किट की बात मिनिस्टर साहब ने किया, वित्त मंत्री साहिबा ने, तो क्या उस बुद्धा सर्किट में रेलवे मेजर रोल प्ले करने जा रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट में बुद्धा सर्किट को कनेक्ट करने की बात कही गई है? दूसरा कि स्टार्टअप्स के लिए क्या कुछ नया रहा? तीसरा बस ऐसे कि ये जो कंटेंट क्रिएटेड लैब्स जो आप बनाने जा रहे हैं, उसमें रोजगार के लिहाज से और कंटेंट क्रिएटर्स को कितना फायदा होगा? ऑर्डर में जाता हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स ऑरेंज इकोनॉमी में करीब 20 लाख रोजगार बढ़ेगा। दूसरा आपका था क्वेश्चन, ऐसे ही था। स्टार्टअप्स का तो लगातार हर बजट में आप देख रहे हैं, पिछले दशक में 400 से बढ़कर 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हो चुके हैं। टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में भारत जुड़ चुका है। और टूरिज्म, पहला जो आपका प्रश्न था, टूरिज्म के हर एक मैटर के साथ रेलवे क्लोजली जुड़ के काम करेगा। सर, मैं प्रमोद शर्मा, जलते दीप, जोधपुर से। ये जो राजस्थान में जो टूरिज्म काफी बढ़ रहा है, रेलवे इसके लिए काफी मददगार हो सकती है। दूसरा, कितने स्टेशनों का नवीकरण किया है और कितने स्टेशन राजस्थान का अलग से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सर, संतोष दुबे बोल रहा हूँ, यूएनआई वार्ता से हूँ मैं। ये आपने जो लक्ष्य रखा है कुछ समय तक 2030 तक वेटिंग के टिकट का वो खत्म करने के लिए, क्या रेलवे की ओर से कोई नई रेलों की घोषणा होने वाली है? कल आपने बताया लगातार आगे बढ़ रही है ना, लगातार बढ़ रही है। अभी तो वेस्ट बंगाल में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन स्टार्ट हुई है अभी हाल ही में, आपकी जानकारी में है? जी जी हाँ। तो सर, सिद्धार्थ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसका इसमें जो है बजट में घोषणा की गई है, तो उससे बंगाल को कितना फायदा होगा, गुजरात को कितना फायदा होगा, और बीच वाले स्टेट कौन कौन से हैं जिनके? सबका साथ सबका विकास। सर, मैं बिलाल हूं, एबीपी न्यूज से। सर, जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की टाइमलाइन और लॉजिस्टिक एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में प्लीज बता दीजिए। और वित्त मंत्री की जुबान से हमने 1.5 घंटे का बजट का भाषण तो सुन लिया, लेकिन रेलवे के लिहाज से इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आम आदमी के लिए क्या है इस बजट में, ये प्लीज बता दीजिए। आपका भी एक साथ लेने। सर, मेरा अरुण कुमार दास। सर, जापानीज कोलैबोरेशंस डिड नॉट वर्क टू आवर एक्सपेक्टेशन, इट इज अंडरस्टूड नाउ। नहीं, बहुत अच्छा चला है। बट व्हाटएवर द डिलेड एंड ऑल दैट, फॉर दिस 7 उद्धव ठाकरे जी के खाते में है। For these 7 corridors, should we expect some Chinese collaboration or German, something like that? अरे भाई, भारत के साथ काम करो ना यार, काहे को? So it will totally Indianize. स्वदेशी हो जाओ। So it will totally make in India. माइंडसेट निकालो अपने माइंड से। No, you want to say that all 7 corridors will total make in India? ये भी मेक इन इंडिया ही हो रहा है ना सारा। अभी आप देख रहे हो वो जितनी बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, वो कहाँ बनी है? The technology transfer. वो जो बड़ी जो क्रेन्स हैं कंस्ट्रक्शन में आ रही है, कहाँ बनी बताओ? इंडिया। नहीं, कहाँ बनी बताओ? तो क्विज लेता हूँ भाई मैं। आप लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं भी तो पूछूं आपको। सर, व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? सर, ये जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में जो बड़ी बड़ी क्रेन्स लग रही है ना, गैंट्री लिफ्ट करने वाली, तो कहाँ बनी है? सम ऑफ देम। सर, कोई हाथ खड़ा करो सर। L&T। बताओ कहाँ बनी? Is it? I don't know. थोड़ा भारत के बारे में ज्यादा जानकारी रखना सीखो मेरे दोस्त। सर, सुभाष Is it make in India? सर, no sir, my question is that
So will there be foreign technology collaboration for the 7 projects? भारत अब ऐसी पोजीशन में आ गया है, मैं आपको बताऊं, रेलवे की टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है किसी भी ट्रेन में? प्रोपल्शन सिस्टम। सबसे कॉम्प्लेक्स वही होता है, बाकी तो मेटल बेंडिंग है केवल, बाकी तो बहुत आसान है काम। सबसे डिफिकल्ट होता है प्रोपल्शन। आज भारत में डिजाइन, भारत में बना हुआ प्रोपल्शन स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, यहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है। सर, थोड़ा सा भारत के बारे में ज्यादा जानकारी रखने की आदत डालिए पत्रकार मित्रों, समय चेंज हो गया है। सर, दिस साइड आपका ये सवाल का जवाब ये है कि भारत के रेलवे के यात्रियों के लिए और हर 140 करोड़ नागरिकों के लिए रेलवे में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 2,78,000 करोड़ का बजट है। नई गाड़ियां आ रही हैं, नए कॉरिडोर बन रहे हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं और खूब सारी नई वंदे भारत गाड़ियां भी आ रही है और खूब सारी नई अमृत भारत गाड़ियां भी आ रही है। 17,000 जनरल कोच बन रहे हैं और ओवरऑल लगातार नई से नई गाड़ियां जुड़ती जा रही है। आगे चलें। Sir, Subhash Nayan from Mint. Sir, just wanted to understand this east-west corridor. Is there a timeline for completion of those projects with मोदी जी के टाइम में वो इनॉग्रेशन, फाउंडेशन भी वही करते हैं, इनॉग्रेशन भी वही। And any investment plan for? सारा बताएंगे ना आपको, आगे भी तो पेपर छपाना है ना आपको। Sir, Deepak from News 9. Sir, how much of this budget will be dedicated to, bettering the existing lines versus the flagship new projects? कंटिन्यूअसली इंप्रूव तो कर ही रहे हैं। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा, करीब करीब 7,000 किलोमीटर एवरी ईयर हम अपग्रेड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लाइंस को। 7,000 किलोमीटर, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा अपग्रेडेशन का प्रोग्राम इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और 80% ऑफ द ट्रैक्स हैव ऑलरेडी बीन अपग्रेडेड टू 110 kmph एंड बेटर ट्रैक स्ट्रक्चर विच इज सेफर। एंड कवच का लगातार तेजी से इंस्टॉलेशन चल रहा है। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल का 2x25 kV में अपग्रेडेशन चल रहा है। स्टेशंस का अपग्रेडेशन चल रहा है। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, एग्जिस्टिंग लाइंस, एग्जिस्टिंग रूट्स, उसका अपग्रेडेशन का मैसिव सिस्टम चल रहा है। इसीलिए अब समय आ गया कि अब एक और भी बड़ा काम उसमें हाथ में लिया जाए, इसलिए ये 7 बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए। Sir, I am Bharagopal from Mathrubhumi. In the opening remarks, you were telling that the southern corridor, it will benefit Kerala also. Will that corridor passes through Kerala? People move from Kerala to Tamil Nadu to Karnataka to Telangana. Don't people move there? Yeah, but this corridor moves through Kerala. If you are moving, if a person from Kerala is using that corridor, isn't it benefited? Sir, it's a specific question. Let's go next. Done? Anything else to be added? Anything else to be added? Thank you, friends. Thank you.